ऑल राइट, तो दोस्तों हियर वी स्टार्ट। ठीक है, हम लोग यहाँ शुरू करते हैं बातचीत को। आप लोग एक बात को जरा समझने की चेष्टा करना। आप लोग जरा एक बात समझने की, सबसे पहले एक क्विक रिकैप, एक क्विक रिवीजन, जो भी अपने अभी तक पढ़े हैं उसका एक बार क्विक रिकैप और रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कोई क्वेश्चन होगा तो आई विल एड्रेस दैट, नहीं होगा तो आई विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, बोलो सर। तो देखो जी, बात ऐसा है कि अपने डिस्कशन को शुरू किए थे, जहां पे अपने शुरू किए थे कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम एग्रीगेट्स इन अवर फर्स्ट क्लास, राइट? जी सर, बिल्कुल। हम लोग अपने फर्स्ट क्लास में जब नेशनल इनकम एग्रीगेट्स के बारे में शुरू किए थे, हम लोग जाने थे 8 एग्रीगेट्स के बारे में। हम लोग पहले, मैं ऑर्डर में जाता हूँ। सबसे पहले हम लोग एक चीज समझे थे, जो वर्ड है इनकम और जो वर्ड है प्रोडक्ट, दोनों को इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है। मतलब प्रोडक्ट मतलब गुड्स एंड सर्विसेज, और उसी की वजह से इनकम आता है, इसलिए प्रोडक्ट वर्ड और इनकम वर्ड इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है। फिर हम लोगों ने डोमेस्टिक और नेशनल का कॉन्सेप्ट लाया। हम लोग समझे कि जैसे कभी भी किसी चीज को अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोले या किसी भी चीज को अगर नेशनल प्रोडक्ट बोले, तो जब भी डोमेस्टिक बोलते हैं तब इसका मतलब है वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। लेकिन जब नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं तो प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। ये बात हुआ था। फिर हम लोग समझे थे कि ग्रॉस और नेट का फर्क क्या है। ग्रॉस का मतलब है इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, नेट का मतलब है कि जब आप वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से डेप्रिसिएशन हटा देते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट तक कैसे पहुंचा जाता है, तो इसका जवाब है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ के। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे कैलकुलेट होता है? इंडियंस लोग जो फॉरेन में कमाए माइनस फॉरेनर्स लोग जो इंडिया में कमाए। अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव है तो इसको बोलते हैं फ्रॉम अब्रॉड, और अगर नेगेटिव है मतलब पैसा बाहर जा रहा है ओवरऑल बेसिस पर, तो अपने बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। एक है फ्रॉम अब्रॉड और दूसरा है टू अब्रॉड। सर बात तो ठीक है, बात तो ठीक है सर। इसके बाद आगे बोलो आप। फिर हम लोग पढ़े एक कॉन्सेप्ट, फैक्ट्री प्राइसेस और मार्केट प्राइसेस। हम लोग समझे कि अगर कोई भी चीज फैक्ट्री प्राइस पर है, आई मीन फैक्ट्री कॉस्ट पर है, और उस पर अगर आप अपना नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ेंगे तो आपका मार्केट प्राइस पर आ जाएगा। नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। और इतना बात करते 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 दोस्तों 8 एग्रीगेट्स तैयार हो गया था। उन 8 एग्रीगेट्स का नाम मैं आपको यहाँ पर लिख के बताता हूँ। व्हाट एग्रीगेट थे? जीडीपी एट एमपी। ठीक है, व्हाट एग्रीगेट से जीडीपी एट एमपी। फिर आपका आया जीडीपी एट एफसी। ठीक है, एनडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एफसी, है ना? फिर जीएनपी एट एमपी, जीएनपी एट एफसी, है ना? 8 एग्रीगेट्स हो गया। फिर आपका आया एनएनपी एट एमपी और एनएनपी एट एफसी। दोस्तों ये हो गए 8 एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। अब एक स्टूडेंट का क्वेश्चन, अच्छा मैंने ये 8 एग्रीगेट्स आपको करवाए, ये मेरा फर्स्ट क्लास का रिवीजन था। आप लोग में से किसी को भी कोई डाउट है कि यार ये नहीं था या ये है, मतलब एनी डाउट या एनी काइंड ऑफ मतलब क्वेरी व्हाट्सोएवर, तो जरा मेरे को चैट में पूछना यार। और क्लियर है तो यो और नो करके रिस्पॉन्ड भी करना। कुछ पूछना है तो फटाक से पूछना भी जरा। वेटिंग। ऑल राइट दिया, फंटास्टिक। बाकी सारे दोस्त, ईशाना ऑल राइट, दृष्टि, अनिकेत ओके फंटास्टिक, सही है। ओके कशिश, दोस्तों सबका रिस्पॉन्स आना चाहिए, है ना? इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट प्राची फंटास्टिक। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये बातें सबको क्लियर है। जहां खत्म किए थे वहीं से अब क्वेश्चन आरंभ करते हैं। एक स्टूडेंट अगर मैं होता आपकी जगह पे, तो मैं अपने टीचर से पूछा होता कि भाई ये बताओ है कि इसमें से नेशनल इनकम कौन सा है, क्योंकि आपने तो हमें नेशनल इनकम 8 तरीके के बता दिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ब्रेकिंग बात, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज बोल लो। और वो ब्रेकिंग न्यूज क्या है? वो ब्रेकिंग न्यूज क्या है? वो ब्रेकिंग न्यूज क्या है भाई साहब? वो ब्रेकिंग न्यूज आपका ये है, ब्रेकिंग न्यूज आपका ये है कि आपको, प्लीज ध्यान रखना, प्लीज ध्यान रखना कि आपको ब्रेकिंग न्यूज बता रहा हूं कि ये आठों का आठों ही नेशनल इनकम है। आठों का आठों ही नेशनल इनकम है। इनमें से कोई भी एक नेशनल इनकम नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आठों का आठों ही नेशनल इनकम है। एक सेकेंड,
ऋतिक आप क्लास में हो दोस्त? आप लोगों का क्लास 3:30 पे था। आई थिंक आपने भूल से ये वाला क्लास अटेंड कर लिया। 3:30 पे था ऋतिक आप लोगों का क्लास। आपका मिस हो गया है तो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है ना? तो व्हाट आई एम टेलिंग यू दोस्तों, लेट्स कंटिन्यू, एवरीबॉडी पे अटेंशन। मैं क्या बता रहा था कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ये कि इसमें से नेशनल इनकम कौन सा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इनमें से आठों का आठों मेजर्स, ये जो आठों का आठों कॉन्सेप्ट है ना, ये नेशनल इनकम है। ये आठों का आठों स्टेप्स, ये आठों का आठों कॉन्सेप्ट आपको मैं बता दूं नेशनल इनकम। फिर एक और मन में आपके सवाल आएगा कि सर चलो मान लिया ये आठों का आठों नेशनल इनकम, चलो मान लिया ये आठों का आठों नेशनल इनकम, लेकिन अगर एग्जाम में कभी भी पूछ लिया कि डिफाइन नेशनल इनकम, तो हम लोग किसको डिफाइन करेंगे? काफी बार कैलकुलेशन का भी आता है कि कैलकुलेट नेशनल इनकम। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, कभी भी डिफाइन नेशनल इनकम आया या कभी भी कैलकुलेट नेशनल इनकम आया, प्लीज याद रखिएगा एनएनपी एट एफसी इज द आंसर। मैं ये बोल रहा हूं कि ये आठों के आठों नेशनल इनकम है। मैं ये बोल रहा हूं कि ये आठों के आठों नेशनल इनकम है, लेकिन ये आठों के आठों नेशनल इनकम है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जो आप लोग भूल जाते हो वो ये है जो आठों के आठों नेशनल इनकम है, बट एग्जाम में अगर पूरा कि कोई भी एक बता, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इट शुड ऑलवेज बी एनएनपी एट एफसी। बाय डिफॉल्ट इट इज टेकन एज नेशनल इनकम। मेरा बात को ध्यान से सुन लेना, गलती होता है। सर ये 8 का 8 नेशनल इनकम है, सर ये 8 का 8 नेशनल इनकम है, बट एनएनपी एट एफसी, बट एनएनपी एट एफसी इज कंसिडर्ड एज अ डिफॉल्ट। अगर एग्जाम में आगे डिफाइन नेशनल इनकम 2 नंबर, तो सर कौन सा निकालना है? ये वाला निकालना है। अभी हम लोग न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। आ गया कैलकुलेट नेशनल इनकम, कौन सा कैलकुलेट करना है? ये वाला कैलकुलेट करना है। समझ आ गया सर? अब दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। नीचे क्वेश्चंस में चलता हूं, वहां पे आपको मैं बताता हूं, बिकॉज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी वहां पे आपके साथ प्रैक्टिस हो पाएगा, ठीक है ना? बिफोर आई कम टू ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स, ठीक है ना? ओके सर, होल्ड ऑन जी। आई थिंक ऋतिक आप मेरी आवाज को नहीं सुने हो। ऋतिक आप लोगों का क्लास 3:30 पे था, आपका वो क्लास मिस हो गया था, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ये वाला क्लास आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, आप अभी एग्जिट कर सकते हो। खैर मैं पॉइंट पे आता हूँ, एवरीबडी पे अटेंशन। न्यूमेरिकल्स मेरे को आप लोगों को प्रैक्टिस करवाना है, मेरे को आप लोगों को न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करवाना है, तो जरा ध्यान से सुनना भी, है ना? न्यूमेरिकल्स के बारे में एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग गलती करते हो वो सुन लेना। अभी मैं ये इधर से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है 2 से 4 नंबर का, तो आप लोग जो गलतियां करते हो एंड एट द सेम टाइम हाउ टू करेक्ट देम, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, प्लीज पे अटेंशन। क्वेश्चन है कैलकुलेट एनएनपी एट एफसी, क्वेश्चन है कैलकुलेट एनएनपी एट एफसी नेशनल इनकम, ठीक है? बिल्कुल है। आपको एक बात समझाना चाहते हैं, जरा ध्यान दें। हमेशा कुछ भी देखो क्या लिखा है, कैलकुलेट नेशनल इनकम। मैंने आपको क्या बताया कि वो आठों के आठों नेशनल इनकम है, बट जब एग्जाम में ऐसे बोल दे कि कैलकुलेट नेशनल इनकम, तो आठों तो निकालोगे नहीं, तो द डिफॉल्ट अजम्पशन इज एनएनपी एट एफसी। अब याद रखना, कहीं पर भी पहुंचना है ना, जैसे मान लो एनएनपी एट एफसी तक पहुंचना है, तो उसको राइट साइड में ले लो। देखो ले लिया मैंने। अब फिर शुरू करो। कुछ बातें आप लोगों को याद रखनी पड़ेंगी जो मैंने रिवाइज भी करवाया। क्या? कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस एनएफआई है, आपका नेशनल प्रोडक्ट होता है। कोई भी चीज अगर ग्रॉस पे है तो उसमें से आप डेप्रिसिएशन माइनस कीजिएगा, तो वो चीज नेट पे पहुंच जाएगी। कोई भी चीज अगर फैक्ट्री प्राइस पर है, फैक्ट्री कॉस्ट पर आई मीन, उसमें जो है आप अगर अपना नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, कोई भी चीज अगर फैक्ट्री कॉस्ट पर है, उसमें आप अगर अपना नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़िएगा, तो वो चीज आपका किस पे पहुंच जाएगा? वो चीज आपका पहुंच जाएगा मार्केट प्राइस पे। ये 3 बात अगर आपको याद है, तो इधर का न्यूमेरिकल्स आपको कुछ परेशान नहीं कर सकता, हवा है आपके लिए। सुनना व्हाट आई वाज टेलिंग। अब देखो, एनएनपी एट एफसी निकालना है, जो भी निकालना है ना उसको राइट साइड में रख दो, जैसे मैंने रखा। फिर आप लोग पाएंगे कि कोई ऐसा चीज है जो दिया हुआ है ऑलरेडी, जैसे जीडीपी एट एमपी। अब आप लोग ना ऑप्शंस को मत देखो, या ऑप्शंस बोल रहा हूं सॉरी, आगे का डेटा मत देखो, आगे का प्लान प्रिपेयर करो। आप लोग समझना क्या बोल रहा हूं मैं।
यहाँ पर आप ग्रॉस पर हो, जो आपको गिवन है, आपको पहुंचना कहाँ है, नेट पर, जहां पे आप नहीं पहुंचे। तो ग्रॉस से नेट दुनिया में पहुंचने का एक ही तरीका है, ग्रॉस से नेट दुनिया में पहुंचने का एक ही तरीका है, और वो एक तरीका क्या है, डेप्रिसिएशन को माइनस करना। लिख दो, समझते जाना, प्रैक्टिस काफी क्वेश्चंस करेंगे, कंफर्टेबल हो जाओगे। अब आप लोग देखो, ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से आपको कहां पहुंचना है, नेशनल प्रोडक्ट पे। डोमेस्टिक प्रोडक्ट से आपको नेशनल प्रोडक्ट पे पहुंचना है, तो वो कैसे पहुंच सकते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था, एनएफआईए ऐड करके। डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट पे कैसे पहुंचते हैं, एनएफआईए ऐड करके। तो यहां पर आप लिखिएगा प्लस एनएफआईए, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, डीपी से एनपी। और मार्केट प्राइस पर आप है, फैक्ट्री पे पहुंचना है, सुनो, फैक्ट्री से मार्केट पे नहीं, मार्केट से फैक्ट्री पे पहुंचना है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस करना। जैसे ही आपने ये लिख दिया, आपका जो सम है वो खत्म हो गया। देखो मैं करके दिखाता हूं, 235 आपके पास दिया हुआ है, देखो जीडीपी एट एमपी लिख दिया मैंने 235। डेप्रिसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं, ठीक है जी। तो इसका मतलब 40 को मैंने लेस कर दिया। और बताओ एनएफआईए, देखो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेगेटिव है, रॉ में तो मैं ऐड करूंगा, बट -10 है तो प्लस ऑफ -10, मतलब ओवरऑल में तो -10 ही होगा ना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है जी, बिल्कुल। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस करना है। सर ये रहा इनडायरेक्ट टैक्सेस और ये रहा सब्सिडी, तो 25 - 10, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपका कितना होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपका कितना होगा, 25 - 10, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दोस्तों आपका कितना होगा, 15 होगा। 15 को यहाँ पे लेस कर दो, हो गया, कैलकुलेशन खत्म आपका। तो आपका 235 में से 15 गया तो 220 आया, 220 में से 10 गया तो 210 आया, 210 में से 40 गया तो आपका कितना आ गया, 170 आ गया, खत्म। सारा वैल्यूज डाल दिए, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी दोस्तों, बताइए क्रिस्टल क्लियर है, नहीं क्लियर है, जरा फटाफट बताइए आप लोग, फटाफट एवरीबॉडी। ओके, अगर किसी को लग भी रहा है कि नहीं क्लियर है, तो वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सुनते चलिएगा बात को, सुनते चलिएगा बात को। बोलो सर आगे। अभी जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को आप जरा ध्यान से देखो, आपको क्या निकालने बोला गया, जीएनपी एट एफसी, और आप कहां पर खड़े हो, एनडीपी एट एमपी। तो करो सर, रास्ता सफर तय करो। ये देखो, मैंने क्या बोला, जो निकालना है, प्लीज सुन लो, जो निकालना है उसको राइट हैंड साइड में लिख दो, बार बार बोल रहा हूं, जो निकालना है उसको राइट हैंड साइड में लिख दो। जीएनपी एट एफसी निकालना है, देखो राइट हैंड साइड में लिख दिया, देखो राइट हैंड साइड में लिख दिया। एनडीपी एट एमपी दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख दो। ये ट्रिक फॉलो करो, कभी भी गलत नहीं होगा। अब आप लोग आगे क्वेश्चन ही मत पढ़ो, आगे क्वेश्चन पढ़ो ही मत। ये नेट है, ये ग्रॉस है, ग्रॉस से नेट के लिए डेप्रिसिएशन लेस होता था, तो नेट से ग्रॉस जाने के लिए डेप्रिसिएशन क्या होगा, तो डेप्रिसिएशन तो ऐड होगा, क्या बात करते हैं, नहीं नहीं, फैंटास्टिक। डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर आपको आपको कहाँ पहुंचना है, नेशनल प्रोडक्ट पे पहुंचना है। तो डोमेस्टिक से अगर नेशनल प्रोडक्ट पे आपको पहुंचना है, मैंने क्या बोला, अगर कभी भी डोमेस्टिक से नेशनल प्रोडक्ट पे आपको पहुंचना है, तो आप क्या करेंगे, एनएफआईए ऐड करेंगे। यहाँ पर आप एनएफआईए ऐड कर दो, यहाँ पे आप एनएफआईए ऐड कर दो, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट के लिए एनएफआईए ऐड कर दो। और यहाँ पर आप मार्केट प्राइसेस पर हो, आपको फैक्ट्री प्राइसेस पर पहुंचना है, मार्केट प्राइसेस पर हो, आपको फैक्ट्री प्राइसेस तक पहुंचना, मार्केट से फैक्ट्री पहुंचने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो लेस करना, कर दिया लेस। अब आप लोग देखो, सम खत्म हो गया। अब आप लोगों को करना क्या, बस सॉल्व। देखो एनडीपी एट एमपी पहले से पता है 300, डेप्रिसिएशन ऐड करना है, ये रहा 25 ऐड कर दिया, एनएफआईए ऐड करना है। दोस्तों एक बहुत ही खतरनाक चीज मैं आपको दिखा दूं, धोखा। आप लोग देखोगे 20 और 20 ऐड कर दोगे, बट आप लोग एक गलती कर रहे हो, एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता तो ऐड होता। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कीवर्ड देख लो, टू। कैसे बेवकूफ बनाया, आपको समझ में आया, टू मतलब ओवरऑल में पैसा जा रहा है, तो मतलब रियल लाइफ में ये जो एनएफआईए है वो -20 है, तुम लोग को ऐड क्या करना है यहाँ पे, -20। जब आप प्लस -20 करते हो तो होता अल्टीमेटली -20, क्योंकि टू वर्ड था इसीलिए नेगेटिव वैल्यू लिए। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, भैया सब्सिडी नहीं दिया हुआ है तो यही नेट इनडायरेक्ट मानना पड़ेगा, तो 60 को माइनस करना पड़ेगा। तो ये 325 में से 20 गया तो आपका 305, और 305 में से आपका 60 गया तो आपका कितना हो गया, 245, कम हो गया। दोस्तों दो क्वेश्चन मैंने कर दिया,
तीसरा क्वेश्चन करने के लिए आप लोग रेडी हो, कॉन्फिडेंट हो क्या? फटाफट 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 एवरीबॉडी। बेहतर बेहतर बेहतर, बढ़िया बढ़िया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, आप लोग करोगे, ठीक है ना? आप लोग करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लो, करके बताओ आप लोग। ये क्वेश्चन है, इसके बाहर कुछ नहीं है। फटाफट एवरीवन। दिया ने आंसर दिया है, बट लेट्स सी इट्स करेक्ट और नॉट। पहले मैं वेट करूंगा सबका, सारे के सारे कर लो फटाफट यार। चलो सर, लेट्स सी। देखो, जिसको अभी भी नहीं क्लियर है हो जाएगा, टेंशन मत लेना। देखो, एनडीपीएड एमपी तक तुमको पहुंचना है, तो यहाँ पर देखो मैंने लिख दिया एनडीपीएड एमपी, ठीक है ना? सही है। कहाँ से पहुंचना है? जीडीपीएड एफसी से। देखो, जो लोग फॉर्मूला रटने गए वो लोग बर्बाद हो जाएंगे। अभी सुनो कैसे करना। आप लोग ग्रॉस पे खड़े हो, आपको नेट पे पहुंचना है। ट्रिक क्या है? डेप्रिसिएशन को लेस कर दो, खत्म। आपके पास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आपको पहुंचना कहां पे? डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर ही। तो एनएफआईए को छेड़ना भी नहीं है, झांकना भी नहीं है, आंख बंद कर लो। अच्छा, फैक्ट्री कॉस्ट पर आप हो, आपको मार्केट प्राइस पे पहुंचना है। नेट इंडिरेक्ट टैक्सेस को ऐड करना पड़ेगा। अभी जी नेट इंडिरेक्ट टैक्सेस को आप ऐड कर दो यहाँ पे। ये सब फॉर्मूला बन गया मेरा। अब मैंने लिखा जीडीपी एट एफसी कितना दिया हुआ है मेरे को? 200 दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन मुझे लेस करना है जो कि 35 है, मैंने लेस कर दिया। मुझे नेट इंडिरेक्ट टैक्सेस को ऐड करना है। इंडिरेक्ट टैक्सेस कितना है? 60 और ये है 10। तो नेट इंडिरेक्ट टैक्सेस मेरा हो गया 60 माइनस 10 बोले तो 50। तो यहाँ पे मैंने 50 ऐड कर दिया, तो 250 माइनस 35 यानी कि 215, 215 ये मेरा आ गया। माय डियर फ्रेंड्स, सभी को क्रिस्टल क्लियर है क्या? क्योंकि सबका आंसर नहीं आया था, दैट्स व्हाई आई एम वांटिंग टू आस्क। दिया एंड कशिश, वेरी गुड, गुड जॉब। ओके जी, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक जी। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। एकदम क्रिस्टल क्लियर जब तक नहीं होंगे तब तक प्रैक्टिस चलते रहेगा, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब तक मास्टरी नहीं कर लीजिएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आप लोग पहले कीजिए, आंसर डालिए चैट में, फिर आई विल रिपीट, आई विल प्रोसीड। लेट्स सी दिया, आई डोंट नो आपका आंसर सही है कि गलत है। लेट्स वेट एंड वॉच। चलिए एक बार फिर से मॉडल तैयार करते हैं एंड मेक श्योर कि एवरीबॉडी इज रिस्पॉन्डिंग। कुछ लोग आई एम सीइंग कि दे आर जस्ट सिटिंग आइडल इन द क्लास। इट शुड नॉट हैपन, ये नहीं होना चाहिए। चलिए बात क्या है? जीडीपी एट एफसी से आपको जीएनपी एट एमपी तक पहुंचना है, तो ये रहे जीडीपी एट एफसी पर आप। और ये आपको पहुंचना कहाँ पे है? जीएनपी एट एमपी पे पहुंचना है। लिख लिया सर हमने। अब कैसे पहुंचेंगे ये देखो आप। देखो, यहाँ पे भी ग्रॉस है, यहाँ पर भी ग्रॉस है।
तो यहाँ तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, डोमेस्टिक प्रोडक्ट है और यहाँ नेशनल प्रोडक्ट है, आपको NFIA ऐड करना है। पर दोस्तों एक बार जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पे NFIA ऐड तो करना है, बट यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है 2, मतलब ये 30 नहीं -30 होगा। तो जब आप प्लस -30 करने जाएंगे, मैं लिख देता हूँ पहले तो, डीपी से ये पहुंचना है तो NFIA ऐड करना होगा, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। और फैक्ट्री कॉस्ट और ये मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस से फैक्ट्री कॉस्ट पहुंचने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ा जाता है। GDP एंड FC आपको पता है 500 है, NFIA आपको पता है कि ये 30 है, लेकिन 2 है तो मतलब -30 है, प्लस -30 मतलब -30, ये NFIA मतलब फ्रॉम अब्रॉड है, तो अगर नेगेटिव होगा तो -30 हो जाएगा ना, तो प्लस ऑफ -30 हो गया -30। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस है 60 और सब्सिडीज है 10, तो यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गया 50, तो आप ऐड करोगे 50, तो आपका कितना हो गया 550 -30 500 एंड। दोस्तों क्रिस्टल क्लियर है तो बताइएगा हमें, नहीं क्लियर है तो भी बताइएगा हमें, फटाफट जी फटाफट जी। फंटास्टिक, सारे के सारे रिप्लाई करें फटाफट, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, डोंट बी बीच का कि कुछ बोल भी नहीं रहे हैं और कुछ कर भी नहीं रहे हैं। नहीं क्लियर है तो बोलिए, आई विल एक्सप्लेन अनदर वे, और क्लियर है तो अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करिए सब कोई फटाफट। ओके, मूविंग ऑन। अगर आप लोग ध्यान देंगे, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करिए फटाफट एंड लेट मी नो द आंसर्स फटाफट, फटाफट यार। सुनिएगा, हमें GDP एट MP दिया हुआ और NNP एट FC तक पहुंच, ठीक है, ये रहा GDP एट MP और हमें कहा पहुंचना है NNP एट FC तक पहुंचना है। आप लोग देखो, देखो जी, ये ग्रॉस है, ये नेट है, तो यहाँ पे ग्रॉस से नेट पहुंचने के लिए आपको डेप्रिसिएशन रिमूव करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन कितना है 45 है, तो यानी कि डेप्रिसिएशन रिमूव करना पड़ेगा, लिख देता हूं अभी, छोड़ो ना। फिर डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, अपने पढ़े हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट पे ऐड करने के लिए, पहुंचने के लिए NFIA ऐड करना पड़ेगा, ये बात मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में भी, NFIA ऐड करना पड़ेगा। और मार्केट प्राइस से फैक्ट्री कॉस्ट पहुंचने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस करना पड़ेगा। कर दिया लेस सर, बिल्कुल ठीक है। अब आप देखो GDP एट MP से आप शुरुआत करो तो आपका 400 है, माइनस डेप्रिसिएशन कितना है 45 है, NFIA फ्रॉम अब्रॉड देखो नेगेटिव फिगर है, तो प्लस ऑफ -50 मतलब -50, प्लस ऑफ -50 मतलब -50, और माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 60 है। अब दोस्त क्या करने जाते हैं लोग कि इसमें से 10 माइनस करने जाते हैं, बट इट इज बेवकूफी, क्योंकि आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ मतलब सब्सिडीज ऑलरेडी डिडक्टेड है, व्हाई द हेल आर यू ट्राइंग टू डू इट अगेन। ओह, तो 60 माइनस होगा, तो यानी कि 400 में से 45 गया, तो आपका कितना आ गया 355, 50 माइनस हुआ तो आपका 305, 305 में से 60 माइनस हुआ तो लगभग 245 आपका आंसर आएगा, ये रहा 240। फटाफट दोस्तों, क्रिस्टल क्लियर है क्या सभी को, कोई क्वेश्चन है क्या? देखो जी, हम लोग जो सम्स कर रहे हैं ना, वो 3 या 4 फॉर्मूला पर बेस्ड ही कर रहे हैं, कोई नया जादू नहीं सिखा रहे हैं, कोई नया जादू नहीं बता रहे हैं, फर्स्ट क्लास में जो बताए थे उसी का समरी करवा रहे हैं। पहली बात हमने आपको क्या सिखाई थी, आप लोग देखो, पहली बात हमने आपको क्या सिखाई थी, देखो आप लोग वही चीज का जो निष्कर्ष है वो मैं आपको क्लास में करवा रहा हूं। जैसे आप लोग देखो, सबसे पहली बात क्या थी, हमने आपको बताया कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हमने आपको क्या बताया कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस NFIA क्या होगा, नेशनल प्रोडक्ट होगा। हमने आपको बताया, ये देखो यहाँ पर वही है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस NFIA इक्वल्स टू नेशनल प्रोडक्ट, जो आपको बताया। दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात ये थी जी कि हमने आपको बताया कि कोई भी ग्रॉस फिगर में से डेप्रिसिएशन माइनस होता है तो नेट फिगर आ जाता है, देख लो नेट फिगर आ गया। दो बात, डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस NFIA, NFIA मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ऑब्वियसली 2 होगा तो माइन नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा। तीसरा हमने आपको बस एक और बात बताया
कि कोई भी चीज फैक्ट्री प्राइस पे है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ो तो मार्केट प्राइस पे आ जाएगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। बस यही करते हैं हम लोग, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस एनएफआई इज नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस माइनस डेप इज नेट, एंड फैक्ट्री प्राइसेस प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज मार्केट प्राइस। चलो ये वाला क्वेश्चन करके बताओ सब कोई फटाफट, फटाफट जी फटाफट। कमॉन जी। सबका आंसर आएगा दोस्तों, कमॉन यार, एवरीबॉडी मस्ट बी डूइंग। ऑलराइट, दिया, दृष्टि, ईशाना, आप लोग का रिप्लाई आ गया है, आई मीन आंसर आ गया आप लोग का। अनिकेत का भी आंसर आया, फैंटास्टिक। कशिश, गुड वर्क, कम ऑन एवरीवन। चलिए जी, लेट्स फाइंड आउट कि आंसर क्या है, बिकॉज मेरे को भी नहीं पता, मैं भी करूंगा आप ये लोग के साथ। इधर देखो, हमें बोला गया है कि जीडीपी एट एमपी तक पहुंच के बताइए। तो अगर हमें बोला गया जीडीपी एट एमपी तक पहुंच के बताने, तो ये देखो यहाँ लिख दिया मैंने जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी मैंने लिख दिया। और शुरू कहां से करने बोला गया? सर जीएनपी एट एफसी तक, एफसी से, सॉरी, जीएनपी एट एफसी से। फिर दोस्तों आपको करना क्या है, जरा ध्यान देना, यहाँ पे ग्रॉस वर्ड है, यहाँ पर भी ग्रॉस वर्ड है, ठीक है। ये नेशनल प्रोडक्ट है, ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। तो देखो जी, डोमेस्टिक से नेशनल में एनएफआईए जो होता है ऐड होता है, बट नेशनल से डोमेस्टिक में क्या होता है, एनएफआईए जो होता है वो लेस होता है। एनएफआईए मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है जी, फैंटास्टिक। और फैक्ट्री कॉस्ट से मार्केट प्राइस में पहुंचने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करना, ये बात तो सर हमें पता है। चलो अब आप बताओ सर। देखो जीएनपी एट एफसी 300 है, मैंने 300 लिखा। एनएफआईए को माइनस करना पड़ता है, बट यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, टू अब्रॉड है मतलब -10 होता है। अब माइनस ऑफ -10 करना है, नहीं समझे, माइनस ऑफ -10 करना है, जिसका मतलब +10 है। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना है, 60 - 10 यानी कि 50, वो ऐड करना है 50। तो 300 + 10, 310, 310 + 50, 360, 360 करोड़ या वॉट एवर इज अवर आंसर। आप लोगों का भी सभी का वही आंसर है। यस दोस्तों, दिस इज हाउ यू गो अबाउट इट। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बाद दोस्तों आई विल हैव टू शिफ्ट, मतलब मेरे को नया टॉपिक स्टार्ट करना पड़ेगा। एक दो क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस करते हैं अल्टीमेट कॉन्फिडेंस आने के लिए। जरा करिए ये वाला क्वेश्चन, इसमें डेप्रिसिएशन निकालना है आप सभी को, जरा फटाफट कीजिए। देखो जी, सम ये भी बड़ा बहुत आसान है। क्या है, जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है, आप लोग लिख लीजिए जीडीपी एट एमपी। देखो आपने लिख लिया, आपको नेशनल इनकम दिया हुआ है। मैंने आप लोगों को आज की क्लास का आरंभ में ही पहला जो चीज सिखाया था, पहला जो ज्ञान दिया था वो ये था कि भाई नेशनल इनकम में कुछ नहीं बोला है, तो एनएनपी एट एफसी का ही बात कर रहा है। नेशनल इनकम इज एनएनपी एट एफसी ओनली। फिर मैंने कहा जर्नी लिख लो, ग्रॉस से नेट पहुंचने के लिए डेप्रिसिएशन को माइनस करो, है डोमेस्टिक से नेशनल पहुंचने के लिए एनएफआईए को ऐड करो, ये 100 है तो एनएफआईए ऐड करो, है, और मार्केट प्राइस से फैक्ट्री कॉस्ट पहुंचने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस करो। सर बेहतर है। अब आपको क्या निकालना था, डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन को उधर भेज दो और एनएनपी एट एफसी को इधर कर दो। तो आपका इक्वेशन कैसे बन जाएगा, आपका इक्वेशन बन जाएगा जीडीपी एट एमपी माइनस एनएनपी एट एफसी, क्योंकि एनएनपी एट एफसी इधर आ गया, प्लस एनएफआईए माइनस एनआईटी यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस
माइनस एनआईटी यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और उस तरफ आपका जो माइनस डेप्रिसिएशन है वो उस तरफ आपका क्या बन गया, प्लस डेप्रिसिएशन। क्या बन गया आपका माइनस डेप्रिसिएशन उस तरफ आके सर प्लस डेप्रिसिएशन। अब आपको क्या पता, चार चीजें आपको चारों की वैल्यूज मालूम, आप चेक कर लो। जीडीपी एट एमपी मालूम है आपको 1100, लिख दिया आपने 1100। डेप्रिसिएशन की वैल्यू आपको मालूम है कितनी है, डेप्रिसिएशन की वैल्यू आपको दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, वो तो निकालना है, तो हटाओ। एनएनपी एट एफसी आपको दिया हुआ है, एनएनपी एट एफसी आपको कितना दिया हुआ है, 850, तो 850 माइनस कर दो। हाँ, प्लस एनएफआईए माइनस एनआईटी, एनएफआईए कितना हो गया 100, तो 100 ऐड कर दो, और एनआईटी यानी कि 150 लेस कर दो, सम खत्म। 850 माइनस 1 मतलब माइनस 850 माइनस 150 ये होता है माइनस 1000, 11 में से 1000 गया 100, 100 प्लस 100 200, तो अपना जो आंसर है वो 200 होगा। गाइस समझे, पूरा इक्वेशन सेम रहेगा, बस वैल्यू बैठाओ आंसर पाओ, यही वाला पिक्चर है, पूरा गेम में यही पिक्चर चल रहा है। क्रिस्टल क्लियर है क्या दोस्तों, फटाफट एवरीबॉडी, फटाफट एवरीबॉडी। फैंटास्टिक, बहुत ही बेहतर, बहुत ही बेहतर, क्लियर है जी, सर क्लियर है हमें। आगे बढ़ो अब आप, आगे बढ़ो आप। चलो ये वाला क्वेश्चन, कैलकुलेट द नेट इनडायरेक्ट टैक्स, एक ये कर लो, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, मतलब और सम्स नहीं करेंगे, फिर हम लोग जो है कॉन्सेप्ट सीखेंगे आज, कॉन्फिडेंस आप लोग को आ जाएगा इतना करने के। ये सब 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, यू विल बी श्योर, चल इधर से तो नंबर उठ जाएगा। चलिए, लेट्स सी व्हाट इज द जर्नी लाइक। जीएनपी एट एमपी यहाँ पर है, और आपको पहुंचना है एनडीपी एट एफसी पे है। आगे बोलो। अब देखो, ग्रॉस से नेट पहुंचना है तो डेप्रिसिएशन लेस होगा, नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट पहुंचना है तो एनएफआईए लेस होगा, और मार्केट प्राइस से आपको फैक्ट्री प्राइस पे पहुंचना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस लेस होगा। वाओ, क्या फैंटास्टिक बात है। अब करना क्या है जी, अब करना क्या है जी, सब कुछ को सॉल्व करो, वैल्यू निकालो, एनआईटी निकालना है, यू डोंट नो एनआईटी, तो एनआईटी उधर चला गया, एनडीपी एट एफसी इधर आ गया, तो समझे, एनडीपी एट एफसी इधर मैं लिख देता हूं, और एनआईटी को मैं इधर लिख देता हूं, क्योंकि बेसिक मैथ्स का इक्वेशन है ये, मेरे को दोबारा लिखना नहीं पड़े, इसलिए मैंने यहीं पर सारा ट्रीटमेंट कर दिया। अब आप इधर देखो, ये 7000 है, ये 7000 है, माइनस डेप्रिसिएशन है 150, माइनस एनएफआईए है 200, माइनस एनडीपी एट एफसी है 6200, कर लो, देख लो कितना आएगा, 6400, 6550, 7000 में से 6550 यानी कि 6550 माइनस होगा, तो आपका आई बिलीव 450 आएगा, एंड देयर यू हैव इट, दैट्स द आंसर, देयर यू हैव इट, दैट्स द आंसर। ये देख लो जी, 450 आ गया, क्या मस्त बात है सर, क्या मस्त बात, बिल्कुल जी, क्लियर होना चाहिए सर, सर सबको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ओके जी, दोस्तों क्लियर हो तो मैं आगे बात करूं, दोस्तों क्लियर हो तो मैं आगे बात करूं सर। ओके 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 ओके, बढ़िया बढ़िया, ये तो था प्रैक्टिकल चीज, ये तो था प्रैक्टिकल चीज। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, हल अभी भी जो चीज बताऊंगा वो प्रैक्टिकल ही है, बट नॉट ऑन द सम्स पर्सपेक्टिव, है ना। बोलो सर क्या है। एक क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है आपका कि क्या जीडीपी को हम लोग यूज कर सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने के लिए। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है कि एक कंट्री, एक इकोनॉमी ओवर द इयर्स ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया जा सकता है इस बात को असर्टेन करने के लिए कि इकोनॉमी में ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लोगों का भला यानी कि लोगों का वेलफेयर प्रमोट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्वेश्चंस लाइक दिस दैट कैन डेफिनेटली बी आस्क्ड, questions like this can definitely be asked,
तो यहाँ पर जो है मैं आपको जर्नी बताना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा। पहले तो आप लोग जान लीजिए, जवाब है नहीं। अगर शॉर्ट फॉर्म में आपसे कोई पूछे, अगर कोई शॉर्ट में पूछे कि क्या जीडीपी एक रिलायबल मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है, आपका सीधा आंसर होना चाहिए भाई नहीं। क्यों? वो तो अभी पूरा डिस्कशन का हमारा सब्जेक्ट है। बट क्या हो सकता है जीडीपी इज रिलायबल मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? नहीं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि जीडीपी को बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। आई एम सॉरी, आप गलत बोल रहे हो। हाँ, जीडीपी एक ट्रस्टवर्दी मेजर है। हाँ, जीडीपी एक ट्रस्टवर्दी मेजर है। जीडीपी एक यूजफुल मेजर है। हाँ, बट क्या जीडीपी एक परफेक्ट मेजर है? एब्सोल्युटली ना, बिल्कुल नहीं। सर फिर से बोलना, आप क्या बोल रहे हो? मैं रिपीट कर देता हूँ। इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर करने के लिए क्या जीडीपी यूज होना चाहिए? हाँ। अच्छा मेजर है? हाँ। क्या परफेक्ट मेजर है? बिल्कुल ना, एब्सोल्युटली नॉट। ये बात ध्यान रख लो, जितने बार सुनना है सुन लो। क्यों मन में आ रहा है वो आई विल आंसर। एक बार फिर से बोलूंगा, सुन लेना। जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए यूजफुल मेजर है, बिल्कुल यूजफुल है। कि अगर आपको एक इकोनॉमी ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है, उसको देखने के लिए आपको जीडीपी देखना चाहिए क्या? हाँ, बिल्कुल देखना चाहिए। बट क्या सिर्फ जीडीपी देखना चाहिए? नहीं। अकेले जीडीपी ही इकलौता सक्सेसफुल मेजर नहीं है। मतलब सिर्फ जीडीपी पे आप रिलाई नहीं कर पाओगे कि भाई बोल दिया जीडीपी देख के कि हाँ चल हो रहा है ग्रोथ। दैट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। क्यों? क्योंकि कुछ बातें हैं जो एक इकोनॉमी की ग्रोथ को कैलकुलेट करते टाइम या इकोनॉमिक वेलफेयर को कैलकुलेट करते टाइम किसी मेजरमेंट यार्डस्टिक को कंसीडर करनी चाहिए, जिसको जीडीपी कंसीडर नहीं करता। सर फिर से बोलो। इकोनॉमिक ग्रोथ का एक परफेक्ट इंडिकेटर होने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर कुछ फीचर होने चाहिए। उनमें से कुछ फीचर जीडीपी में मिसिंग है। वो क्या मिसिंग है, आइए हम और आप देखते हैं। इसका शॉर्टकट है लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी। देन जीडीपी के साथ क्या प्रॉब्लम्स है? तीन प्रॉब्लम्स है। तो अगर एग्जाम में आ गया कि क्यों जीडीपी एक परफेक्ट मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, प्लीज याद रखिएगा, आपका जो शॉर्टकट है वो डेन काम आएगा आपके। क्या मतलब है सर, एक्सप्लेनेशन दीजिएगा। बिल्कुल। सबसे पहले डी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, ई मतलब एक्सटर्नैलिटी और एन मतलब नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। एक एक करके तीनों को समझते हैं तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि हाँ यार सही बात है, जीडीपी पे सिर्फ हम लोग सोनली रिलाई नहीं कर सकते टू कंसिडर कि भैया इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यू कैन नॉट। अच्छा सर बताइए, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन। इसका रीजन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। आज आप लोग सोचो ना, आप लोग जब भी जीडीपी का डेफिनेशन लिखते थे या कोई भी एग्रीगेट का डेफिनेशन लिखते थे, आप पहला वर्ड क्या लिखते थे? इट इज द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या इट इज द एग्रीगेट इनकम। ये वर्ड यूज करते थे आप लोग डेफिनेशन लिखे हो, चेक कर लो। हाँ सर करते थे। अब आप लोग प्रॉब्लम समझना। अगर ओवरऑल इंडिया के अंदर मेजोरिटी लोग गरीब है, बट अमीर अगर बहुत अमीर है, तो जीडीपी तो आपको बड़ा दिखेगा और ओवर द ईयर्स आपको जीडीपी बढ़ता हुआ दिखेगा। अगर अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है, तो आप अगर सिर्फ जीडीपी को यूज कर रहे हैं एज ए इंस्ट्रूमेंट और यार्डस्टिक टू मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलफेयर, तो हाउ द हेल डू यू सी एनी ग्रोथ एंड वेलफेयर व्हेन द पुअर इन योर कंट्री आर गेटिंग पुअरर एंड द रिच आर गेटिंग रिचर? Problem is not with rich getting richer. Problem is with poor getting poorer. But will GDP be able to show that? Definitely not. क्या जीडीपी दिखा पाएगा क्या कि इसमें किसका इनकम कितना है या इनइक्वालिटी कितना है सोसाइटी में? नहीं, क्योंकि जीडीपी इज एन एग्रीगेट मेजर। और अगर सोसाइटी में इक्वालिटी नहीं है तो दैट सोसाइटी एंड दैट इकोनॉमी इज नॉट ग्रोइंग इन द ट्रूएस्ट सेंस ऑफ द टर्म। टू बी कंसिडर्ड एज अ ट्रू ग्रोथ, देयर हैज टू बी इक्वालिटी आल्सो along with the monetary rise। सर बात तो सही आप बोल रहे हैं। ये पहला प्रॉब्लम है जीडीपी के साथ। अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूंगा, आप लोग इजाजत दीजिए। नहीं है तो सवाल पूछिए। क्लियर है तो बोलिए, नहीं है तो सवाल पूछिए। आई एम रेडी फॉर बोथ, बट हाँ ठीक है। तो देखो आप लोग देखो फिर, आप लोग सारे के सारे एग्री किए। तो हम लोग पहला पॉइंट में देखें, हम लोग अभी पढ़ क्या रहे हैं जी? दोस्तों हम लोग अभी ये पढ़ रहे हैं
कि क्या जीडीपी को एज अ मेजर ऑफ वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर यूज किया जा सकता है, और मैंने आप लोगों को बोला नहीं। क्यों? पहला रीजन डिस्ट्रीब्यूशन। जीडीपी में कभी भी ये नहीं दिखेगा आपको कि रिच रिचर हो रहा है, पुअर पुअर हो रहा है, मतलब इनइक्वालिटी वाला प्रॉब्लम जीडीपी छुपा लेता है, which you want to see if you want to consider economic growth in the truest sense of the term। पहला बात। दूसरा, एक्सटर्नैलिटीज। सर ये एक्सटर्नैलिटी का मतलब क्या होता है सर? एक्सटर्नैलिटी का मतलब होता है दोस्तों, इकोनॉमी में कुछ भी एक चीज हो रहा है, इकोनॉमी में कुछ भी एक चीज हो रहा है, एक्सटर्नैलिटी का मतलब है इकोनॉमी में कुछ भी एक चीज हो रहा है जिसकी वजह से क्या तो लोगों का फायदा हो रहा है, आई मीन देयर इज अ सोशल बेनिफिट, और देयर इज अ सोशल कॉस्ट, लोगों का नुकसान हो रहा है, देयर इज अ सोशल कॉस्ट। ये होता है एक्सटर्नैलिटी का मतलब। अच्छा सर जी ये मसला है क्या? मैंने कहा हाँ जी दोस्त की मसला। सर फिर से बोलना ना आप एक बार। ओके मैं फिर से बताता हूं, एक बार जरा सुनते चलिएगा। एक्सटर्नैलिटी का मतलब होता है, देखो दो चीजें हो सकती है, एक तो सोसाइटी में बेनिफिट या सोसाइटी का कॉस्ट। अब आज सोसाइटी में कुछ बेनिफिट हो रहा है या सोसाइटी में कुछ मुश्किल हो रहा है, जीडीपी को वो इंक्लूड करना चाहिए। मतलब अगर जीडीपी को सच में एज अ प्रॉपर यार्डस्टिक टू मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ बनना है, बट आई एम सॉरी दैट्स नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, दैट्स नॉट पॉसिबल, यही मैं बता रहा हूं आपको। जीडीपी डजंट कंसीडर एक्सटर्नैलिटीज। सर एग्जांपल दो, बिल्कुल देगा, अभी सुनते चलो। पहला बात, एक्सटर्नैलिटीज का मतलब क्या होता है? बाहरी फायदे या बाहरी नुकसान जो एक प्रोडक्ट की वजह से होता है इकोनॉमी के अंदर, जो एक प्रोडक्ट की वजह से इकोनॉमी के अंदर होता है। क्या इनका कोई मार्केट है? जी बिल्कुल नहीं, इनका कोई मार्केट नहीं। अब समझना, दो तरीके की एक्सटर्नैलिटीज है, एक है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी और एक है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। जी पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी मतलब फायदे जो एक इकोनॉमी में हो रहे हैं किसी भी एक्टिविटी की वजह से, और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी मतलब सोसाइटी में जो लोगों का नुकसान हो रहा है किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से, और दोनों को जीडीपी कंसिडर नहीं करता। तो अगर पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी वेलफेयर बढ़ाता है, जीडीपी वो भी नहीं दिखाता, और अगर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी वेलफेयर घटाता है, जीडीपी वो भी नहीं दिखाता। सर समझ आया? चलिए अब हम आप लोगों को दिखाते हैं क्या है पॉजिटिव और क्या है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों अपन बात कर रहे हैं पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज के बारे में। सबसे पहले दोस्तों अपन बात कर रहे हैं पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। अगर आप लोग पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज के बारे में सोचिएगा तो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी मतलब सोसाइटी का बेनिफिट। आप लोग सोचो, जैसे एक फ्लाईओवर आपके एरिया में बना, ठीक है ना, एक फ्लाईओवर बना, उससे कितना लोगों का समय ट्रेवल का बचा, है ना, कितना लोगों के लिए आराम हुआ, कितना लोगों के लिए कन्वीनियंट हुआ, लोगों का ट्रांसपोर्ट कर मतलब लोगों का ट्रेवलिंग कॉस्ट भी बचा। पहले ज्यादा खर्चा लगता था, समय ज्यादा लगता था, लोगों का समय भी बचा। ये फायदा तो हुआ ब्रिज बनने से सोसाइटी में, बट सोसाइटी से ब्रिज बनने से या फ्लाईओवर बनने से ये बेनिफिट हुआ, ये चीज तो जीडीपी इंक्लूड नहीं करता है। तो इसका मतलब, क्योंकि ये जीडीपी में इंक्लूडेड नहीं है, तो जो सोसाइटी में वेलफेयर हो रहा है वो अंडर एस्टिमेट हो रहा है। कोई भी चीज को अगर एज अ मेजर ऑफ वेलफेयर होना है तो उसको वेलफेयर बढ़ने के साथ साथ बढ़ना पड़ेगा, वेलफेयर घटने के साथ साथ घटना पड़ेगा। यहां हुआ क्या, वेलफेयर तो इकोनॉमी में बढ़ गया, लेकिन जीडीपी, ये बात, जीडीपी नहीं बढ़ा, तो मतलब वेलफेयर अंडर एस्टिमेट। अगर जीडीपी को आप ट्रस्ट करने लग गए तब तो आप वेलफेयर को अंडर एस्टिमेट करने लगे, क्योंकि रियल टर्म्स में वेलफेयर बढ़ गया, बट अगर जीडीपी की माने तो वेलफेयर अभी भी इतना ही है जीडीपी जितना। तो ये सब तो गलत है। दैट्स वाई माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग ये एक्सटर्नैलिटी की तरह ट्रीट, मतलब इस वजह से हम लोग जो है इसको नहीं कंसिडर करते जीडीपी को एज अ गुड मेजर। अब जैसे फायदे होते हैं वैसे नुकसान भी होता होगा। आप लोग सोचो ना, आज अगर सोसाइटी में कोई भी फैक्ट्री बिजनेस कर रही है, कोई भी इंडस्ट्री ऑपरेट कर रहा है, आप लोग सोच के देखो, कोई भी सोसाइटी में फैक्ट्री या इंडस्ट्री बिजनेस कर रही है और ऑपरेट कर रही है, आप लोग जरा एक बार सोच के देखना क्या होता है उसका नतीजा। साहब उसका नतीजा ये होता है कि पोल्यूशन होता है ना, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, वॉट एवर काइंड इट में बी, बट पोल्यूशन तो होता है ना जनाब। हाँ साहब पोल्यूशन होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इस पोल्यूशन की वजह से प्रॉब्लम क्या हुआ भाई साहब, ये हुआ कि सोसाइटी में लोग बीमार हो रहे हैं, एस्मा का प्रॉब्लम हो रहा है, डॉक्टर के पास जाके दवाई का खर्चा, ये सब का खर्चा बियर करना पड़ रहा है।
तो वेलफेयर तो रिड्यूस हो रहा है, बट क्या जीडीपी रिड्यूस होता है इन सब एक्टिविटीज की वजह से? नहीं। तो यानी कि यहाँ पे वेलफेयर को आप ओवर एस्टिमेट कर रहे हो, क्योंकि जीडीपी को साथ साथ गिरना चाहिए था, बट जीडीपी तो गिरा नहीं, तो इसका मतलब वेलफेयर इज ओवर एस्टिमेटेड। मेरे दोस्तों, मसला क्लियर है नहीं क्लियर है? ये दूसरा पॉइंट था एक्सटर्नैलिटी वाला जो खत्म हुआ है अभी। क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं क्लियर है जी? मसला फटाफट बताइए। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, बेहतरीन। सही है, सही है, सही है। तो इसका मतलब हम लोग दो बात समझ गए हैं कि क्यों जीडीपी यूज नहीं हो सकते। पहला पॉइंट क्या था? देखो एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ ये वाला पार्ट को, उसके बाद आप लोग से बात करूंगा, ठीक है? सुनना। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? क्या जीडीपी को वेलफेयर मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं? जवाब है ना। सवाल है क्यों? जवाब है कि भाई देख, तीन रीजन है, डी, ई और एन। डी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। आज भाई इकोनॉमी में अगर इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है तो वेलफेयर कम हो रहा है, बट क्या इसकी वजह से जीडीपी कम हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो पहला रीजन ये है। दूसरा एक्सटर्नैलिटीज। अगर सोसाइटी में कुछ अच्छा होता है, ब्रिज बनने जैसा, तो वेलफेयर बढ़ता है, बट जीडीपी नहीं बढ़ता। पोल्यूशन होता है तो वेलफेयर घटता है, जीडीपी नहीं घटता। तो ये दो प्रॉब्लम है। एक तीसरा और आखिरी प्रॉब्लम, वो है नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। वो है नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। ये एक बहुत बड़ा पाप है। आपको मैं समझाता हूं क्या। आज आपका वेलफेयर, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि क्या जीडीपी को वेलफेयर का मेजरमेंट टूल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यही है। अब आप लोग देखो, एक इंसान का वेलफेयर जब अपना वो फेवरेट एक्टिविटी कर रहा होता है ना? किसी को, आप लोग को ड्राइंग पसंद है, पेंटिंग पसंद है, तो वो पेंटिंग कर रहा होता है ना? किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है, कोई भी स्पोर्ट पसंद है आप लोग को, तो वो उससे भी वेलफेयर बढ़ता है। आज आपके घर पे अगर मान लीजिए, एक बार के लिए मैं मान लेता हूं, आपके कोई भी पेरेंट घर में काम करते हैं, मान लीजिए आपकी मदर हाउसवाइफ है, तो अगर ऐसा है तो उनका जो एक्टिविटी है या उनका जो सर्विसेज है, उनकी वजह से हमारा वेलफेयर बढ़ता है, बट जीडीपी तो इस बात को भी कंसिडर नहीं करता। तो इस वजह से जीडीपी रिमेन्स अंडर एस्टिमेटेड। अगर इसको यूज करना है एज अ वेलफेयर टूल, तो इसको बढ़ना चाहिए था, क्योंकि वेलफेयर तो इंक्रीज हो रहा है इकोनॉमी में सच में। तो इस वजह से आप क्या कर रहे हो, ओवरऑल वेलफेयर को अंडर एस्टिमेट। इस तीन रीजंस की वजह से हम लोग जीडीपी को रिजेक्ट कर देते हैं। इन तीनों रीजंस की वजह से हम लोग जीडीपी को रिजेक्ट कर देते हैं, बोलते हैं इट्स नॉट अ गुड टूल टू मेजर वेलफेयर। दोस्तों मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को अभी सिखाना शुरू कर रहा हूं, बट उससे पहले आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा लिखिएगा, मतलब आंसर अभी मत लिखिए, ये होमवर्क क्वेश्चन है, लिखिएगा। क्वेश्चन है कि कैन जीडीपी बी यूज्ड as a means of measuring welfare? State your arguments. Can GDP be used as a instrument to measure economic welfare? State your arguments for the same. ये क्वेश्चन का आंसर मेरे को आप लोग सभी से चाहिए, चाहिए माने चाहिए। सर बढ़िए 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 सर, बोलिए सर, बोलिए सर। आइए देखते हैं। नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी। दो नए कॉन्सेप्ट्स में आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं, प्लीज समझते रह सर। देखो, ये बात आप लोग सब समझ गए हो, इतना देर से हम लोग फर्स्ट क्लास में एग्रीगेट्स चला रहे हैं, आज सम्स भी किए कि भाई हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू को ऐड करते हैं, क्योंकि जीडीपी है तो विद इन द कंट्री, जीडीपी है मतलब विद इन द कंट्री इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, दैट्स ऑल राइट। बट आप लोग के मन में एक और सवाल आना चाहिए ना, कि ये प्राइसेस किस ईयर का है, इस ईयर का है या किसी प्रीवियस ईयर का है? तो दोस्तों याद रखना, अगर आप करंट मार्केट प्राइसेस पे वैल्यू करते हो, एक एग्जांपल, मान लीजिए 10 एप्पल्स आप परचेज करते हो, आज के डेट पर इस एक एप्पल का प्राइस 5 रुपीज है,
बट ईयर 2010 मान लो इसको बेस ईयर जैसे इंडेक्स नंबर में मानते थे, बेस ईयर में मान लीजिए इसका प्राइस 2 रुपया था। तो मेरे दोस्तों नॉमिनल जीडीपी बोलता है कि 10 इंटू 5 कर लो 50 रुपीज, नॉमिनल जीडीपी हो गया 50 रुपीज। बट रियल जीडीपी बोलता है कि नहीं, क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर को मल्टीप्लाई करना है वो तो ठीक है, बट मल्टीप्लाई करो किसके साथ, विद द प्राइस ऑफ द प्रीवियस ईयर, विद द प्राइस ऑफ द प्रीवियस यानी कि बेस ईयर 20। तो आप लोग देखो जब हम लोग करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इन रियल लाइफ हम लोग का इकोनॉमी में ग्रोथ हुआ ही नहीं है, वो तो इन्फ्लेशन की वजह से 2 रुपया का 5 रुपया हो गया, तो दिख रहा है जीडीपी ग्रो कर गया। इसीलिए रियल जीडीपी इज द मेन थिंग, रियल जीडीपी आपको दिखाता है ट्रू ग्रोथ। आइए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए करंट ईयर में कितना प्रोडक्ट बिका है, इतना प्रोडक्ट, करंट ईयर का प्राइसेस कितना है, इतना है, तो नॉमिनल जीडीपी कितना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो। पर बेस ईयर का प्राइस कितना है, 1050, ये रियल जीडीपी हुआ। रियल जीडीपी क्या करता है ना, कंपैरिजन करके बताता है आपको, कंपैरिजन करके बताता है कि अगर उसी ईयर के प्राइस के हिसाब से चले तो आपका जीडीपी कितना है। अब आप लोग समझना कैसे, थोड़ा और घुस के बताता हूं, सुनो। मान लीजिए 2010 में आप 10 एप्पल्स को खरीदते थे और प्राइस होता था 2 रुपीज। 2022 आ गया और आप अब जो है वो 15 एप्पल खरीद रहे हो, है ना, और प्राइस है लेट्स से ₹5। अब प्रॉब्लम ये होगा कि कोई पर्सन अगर देखेगा तो वो देखेगा कि इस ईयर जीडीपी 2010 का 20 रुपीज था और इस ईयर 75 है। ओ माय गॉड, ऑलमोस्ट 4 गुना जो है इकोनॉमी बढ़ गया, वो इंडिविजुअल ये बोलेगा। बट ये गलत इंफॉर्मेशन है। क्यों? ये जो है ये नॉमिनल जीडीपी है, एनजीडीपी, करंट ईयर प्राइस इनटू करंट ईयर क्वांटिटी। बट अब आपको रियल जीडीपी निकालना है 2022 का, तो करंट ईयर का क्वांटिटी यूज कीजिए बट प्राइस यूज कीजिए प्रीवियस ईयर का, 30 से 75। मतलब आप लोग बोल सकते हो कि हाँ सच में जो ग्रोथ हुआ है, आप लोग जो बोल सकते हो वो क्या बोल सकते हो आप लोग कि भाई जो सच में ग्रोथ हुआ है ना वो 45 रुपीज का जो दिख रहा है ना, रियल जीडीपी तो 30 है। मतलब इन रियल लाइफ आप जो है ये 20 रुपीज पे थे, आप 30 पे पहुंचे, ये आपका असली ग्रोथ है। क्यों? क्योंकि ये जो 30 से 75 का ग्रोथ है ये सब तो बस प्राइस बढ़ने की वजह से है। सोचो ना, 15 रुपया इंटू 3 रुपया पर प्रोडक्ट का बढ़ा तो 45, और देख लो दोनों के बीच का डिफरेंस भी 45 का है। मतलब 45 रुपीज का जो बढ़ोतरी हुआ है, इंक्रीज हुआ है ना, वो तो सिंपली इस वजह से हुआ है, वो तो सिंपली इस वजह से हुआ है कि भैया आपका जो है वो ये क्या नाम है, प्राइसेस बढ़ गया प्रोडक्ट का। बट रियल ग्रोथ तो तब पता चले ना, कब रियल ग्रोथ कब पता चले भाई साहब, रियल ग्रोथ तो तब पता चले ना जब आप जो है कंपेयर करो पास्ट ईयर जीडीपी को रियल जीडीपी से। वो कैसे कन्वर्ट करते हैं रियल जीडीपी में, पास्ट ईयर का प्राइस इनटू करंट ईयर का क्वांटिटी। मतलब रियल जीडीपी क्या करता है, इन्फ्लेशन का इफेक्ट्स को काउंटर करता है, इट काउंटर्स द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। दोस्तों क्या मसला चल रहा है, अब क्लियर है क्या, क्या डिस्कशन क्या चल रहा है वो क्लियर है क्या जी, कॉन्सेप्ट समझ आया क्या, ये दुनिया में क्यों आया। सर फैंटास्टिक, बिल्कुल क्लियर है सब में। तो मैं बोलता हूं चलो आगे चलता हूं, मैं बोला चलिए आगे चलते हैं। तो इसका मतलब जी जब हम लोग नॉमिनल जीडीपी का बात करते हैं तो ये क्या है, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी है जो प्रोड्यूस हो रहा है ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर यूजिंग करंट मार्केट प्राइसेस, करंट ईयर का प्राइसेस। और रियल जीडीपी क्या होता है, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर एस्टिमेटेड यूजिंग बेस ईयर प्राइसेस, एस्टिमेटेड यूजिंग बेस ईयर का प्राइस। मतलब आप एक पर्टिकुलर ईयर को पकड़ लेते हैं और उस ईयर का प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। अरे क्योंकि अगर इकोनॉमी सच में ग्रो किया है कि नहीं किया है वो तो तब पता चलेगा ना जब आप प्राइस रिडक्शन नहीं क्वांटिटी को देखेंगे। अगर आप केवल प्राइस इंक्रीज को देख रहे हैं तो आप बेवकूफी कर रहे हैं। हाँ यार ये बात तो सर आपने बहुत ही गहराई की कर दी। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। सर चलिए डिस्कशन को लेकर चलिए आगे। एक मजे की बात बताऊं, इसी से एक टर्म आ गया जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस और जीडीपी एट करंट प्राइस। ठीक है ना, यहां पे एक एरर है उसको ठीक कर लीजिए प्लीज।
जीडीपी एट कांस्टेंट, यहाँ पे जो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस है ना, इसमें आप बेस ईयर प्राइसेस को यूज करते हो, बेस ईयर प्राइसेस। पर दोस्तों जीडीपी एट करंट प्राइस में आप क्या यूज करते हो, करंट ईयर प्राइसेस को यूज करते हो। जीडीपी एट करंट प्राइस को ही अपने नॉमिनल जीडीपी भी बोलते हैं, और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस को अपन रियल जीडीपी बोलते हैं। ज्यादा रिलायबल कौन है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ज्यादा रिलायबल ये है कांस्टेंट प्राइस, क्योंकि इसमें आप जो इन्फ्लेशन का इंपैक्ट है उसको काट देते हो, समझिए, इन्फ्लेशन का इंपैक्ट को आप काट देते हो। अच्छा सर ये बताएं, बिल्कुल। अब एक कॉन्सेप्ट है जीडीपी डिफ्लेटर, जिसको प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई एक चीज 100 रुपया में बिक रहा था बेस ईयर में, तो करंट ईयर में कितना में बिक रहा है, आई मीन करंट ईयर में जीडीपी कितना है। सिंपल लॉजिक है, नॉमिनल बाय रियल इनटू 100। ये एक मेजरमेंट ठीक है। तो रियल जीडीपी 7,000 है और ये इतना है 200%। मतलब जो 200% है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 200% का है कि इतना इंपैक्ट ऑफ प्राइस राइज है, 200% इंपैक्ट प्राइस राइज का था। ये है जीडीपी डिफ्लेटर, नॉमिनल बाय रियल इनटू 100। अब ऐसे क्वेश्चन आता है कि मान लो नॉमिनल जीडीपी है, जीडीपी डिफ्लेटर 100 है। अरे भाई बुद्धि लगाओ, जीडीपी डिफ्लेटर 100 है, मतलब क्या नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी इक्वल होगा ना। सर कैसे, नहीं समझ में आया। ओ भाई इधर देखो, मान लो नॉमिनल जीडीपी 6.5 है, रियल जीडीपी तुमको नहीं पता, इंटू 100 है ना। जब भी नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इंटू 100 करते हो तो तुम्हारा रियल जीडीपी आता है। सर फैंटास्टिक, सही बात कर रहे हैं आप, सर बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप, क्योंकि देखो ना आपको लिखा हुआ है नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इंटू 100। अब आपको जीडीपी डिफ्लेटर कितना दिया हुआ है, जीडीपी डिफ्लेटर जो आपको दिया हुआ है, जीडीपी डिफ्लेटर आपको कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, तो यहां पर भी 100 लिख दो। ये 100 था फॉर्मूला का, ये 100 है जो डिफ्लेटर का वैल्यू दिया हुआ है। अब दोनों तरफ से 100 कट गया, यहाँ 1 आ गया, तो आर इक्वल टू 6.5, मतलब रियल जीडीपी भी 6.5 हो गया ना। ओ सर ये है क्या, मतलब इस ईयर का कैलकुलेट करना है, तो बहुत सिंपल है, 8.4 ये हो गया नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी, आपको निकालना है आर इंटू 100 इक्वल टू जीडीपी डिफ्लेटर 140। अब कैलकुलेट कर लो आप लोग अपना इधर का उधर करके। Calculation is not something that should become a hell lot of a deal for you. It should not. सर अब एक बात बताना, हम लोग को याद आ रहा है कि आप जैसे जीडीपी डिफ्लेटर या प्राइस इंडेक्स बताए, वैसा ही कुछ उस समय आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्लास 11 में इंडेक्स नंबर पढ़ाते समय बताए थे। बिल्कुल दोनों सिमिलर है। पॉइंट ये है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है खाली वो गुड्स को कंसीडर करता है, कैलकुलेशन तो उसका भी सेम है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ करंट ईयर बाय कॉस्ट ऑफ मार्केट बास्केट ऑफ बेस ईयर, तो फॉर्मूला तो सेम हुआ, बट फर्क ये है कि यहाँ पे आप वही गुड्स इंक्लूड करते हो जो अल्टीमेट कंज्यूमर कंज्यूम करता है। जैसे मशीन है तो वो इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि अल्टीमेट कंज्यूमर कंज्यूम नहीं कर रहा है। जीडीपी डिफ्लेटर में हर गुड्स इंक्लूड होगा, दैट्स व्हाई वी आर ब्लडी स्टडीइंग मैक्रो इकोनॉमिक्स, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। जीडीपी डिफ्लेटर में इंपोर्टेड गुड्स का प्राइसेस भी इंक्लूडेड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जीडीपी मतलब विद इन द कंट्री, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब ही विद इन द कंट्री। बट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का केस में ये था कि अगर प्रोडक्ट इंपोर्ट भी हो रहा है तो फर्क नहीं पड़ता, कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है तो वो इंक्लूड होगा कैलकुलेशन में। माय डियर फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या ये वाला, जरा फटाफट बताइएगा क्या, कम ऑन एवरीवन। जी बेहतर, बेहतर है, बेहतर है, बेहतर, फैंटास्टिक। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो है मेन मसला है, आप लोगों को रिक्वेस्ट है एक और क्वेश्चन लिख लो, डिफरेंशिएट बिटवीन जीडीपी डिफ्लेटर एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, डिफरेंशिएट बिटवीन जीडीपी डिफ्लेटर एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन सबमिट कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मुलाकात करें। गुड बाय एवरीवन।